नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग कैश मैनेजमेंट का क्वेश्चन आंसर को कर रहे हैं। इससे पहले अगर आप रंजन पेरीवाल सर का वीडियो देख लेंगे, रिवीजन वीडियो, तो काफ़ी अच्छा होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस सवाल में कहता है कि कितना हम लोगों को ऑप्टिमम कैश रखना चाहिए अपने कंपनी में, जिससे ना ही हमारा कैरिंग कॉस्ट ज़्यादा लग जाए, ना ही हमारा ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज़्यादा लग जाए, सब चीज़ बैलेंस होकर चले। तो कितना ऑप्टिमम रखना चाहिए, ऑप्टिमम कितना कैश रखना चाहिए, इसको निकालने का एक फार्मूला यूज़ होता है √280/C। ये EOQ टाइप का फार्मूला है। यहाँ पर ए का मतलब है कि एनुअल रिक्वायरमेंट हम लोगों को कितना है, टी का मतलब है ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितना लगेगा, और सी का मतलब कैरिंग कॉस्ट कितना लगेगा। यहाँ पर कैरिंग कॉस्ट पर रुपी पर एनम है। EOQ निकाल रहे थे तो कैरिंग कॉस्ट था पर यूनिट पर एनम, यहाँ पर है पर रुपी पर एनम। और वहाँ जैसे ऑर्डरिंग कॉस्ट था, यहाँ पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, क्योंकि जितना बार भी हम लोग पैसों का लेन देन करेंगे ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगेगा। यहाँ पर हम लोगों को अलग अलग अल्टरनेटिव में कितना कॉस्ट लग रहा है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट कितना लग रहा है, उसको हम लोग निकालेंगे और देखेंगे कि जिसमें सबसे ज़्यादा कॉस्ट लग रहा होगा वो वाला ऑप्शन नहीं करेंगे, जो सबसे कम कॉस्ट लग रहा होगा वही वाला अल्टरनेटिव है, वही वाला ऑप्शन को चूज़ करेंगे। तो वही यहाँ पर कर रहे हैं। हमारे पास एनुअल रिक्वायरमेंट 20 लाख का है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट 1000 है और कैरिंग कॉस्ट है 0.05। इससे तो सबसे पहले हम लोग OTS निकाल लेते हैं। √280/C का फार्मूला से निकाल लिया हम लोगों ने। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट तो पूरा हो गया। दूसरा पार्ट देखते हैं, हर अल्टरनेटिव को चेक करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे एनुअल रिक्वायरमेंट 20 लाख है पूरा सारा अल्टरनेटिव में। फिर देखेंगे लॉट साइज़ कितना है। लॉट साइज़ क्वेश्चन में दिया हुआ है 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 2,50,000 एंड 5 लाख। लॉट साइज़ मिल गया तो हम लोगों को नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन मिल जाएगा A/B। और जैसे ही नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन मिल गया, अब हम लोग दो कॉस्ट लिख देते हैं, पहला ट्रांजेक्शन कॉस्ट, दूसरा कैरिंग कॉस्ट। ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितना होगा, नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन इंटू ट्रांजेक्शन कॉस्ट, यानी 1000। तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट इस तरह से आ गया। अब कैरिंग कॉस्ट निकालेंगे। कैरिंग कॉस्ट में जो लॉट साइज़ है उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे और इंटू कर देंगे कैरिंग कॉस्ट पर रुपी पर एनम से। तो हम लोग लॉट साइज़ को डिवाइड बाय 2 क्यों कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि एवरेज में ला सके। जैसे हम लोग EOQ में कैरिंग कॉस्ट निकालते थे वैसे ही यहाँ पर भी निकाले हैं, और इस तरह से हम लोग का कैरिंग कॉस्ट आ गया और ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी आ गया। तो हम लोग टोटल कॉस्ट देख लिए। दिख रहा है यहाँ पर कि ऑल्टरनेटिव 4 में सबसे कम खर्चा लग रहा है, तो वही वाला ऑप्शन को हम लोग चूज़ करेंगे। इस सवाल में कह रहा है कि संप्रास लिमिटेड का एवरेज डेली बिलिंग है 40 लाख का, जब वो सेंट्रलाइज्ड बिलिंग यूज़ करता है। लेकिन अब वो सेंट्रलाइज्ड बिलिंग को चेंज करके कंसंट्रेशन बैंकिंग को लेके आ रहा है। अगर कंसंट्रेशन बैंकिंग को लेके आता है तो उसका कलेक्शन पीरियड 2 दिन से कम हो जाएगा, लेकिन कंसंट्रेशन बैंकिंग से 75,000 का कॉस्ट भी लगेगा उसको। फिर कहता है कि फर्म का इन्वेस्टमेंट में 8% अर्न कर सकता है। फिर कहता है कि अगर लॉक बॉक्स सिस्टम लेकर के आए, पहले कंसंट्रेशन बैंकिंग सिस्टम लेके आया था, लेकिन अगर लॉक बॉक्स सिस्टम लेकर के आता है तो उस केस में कलेक्शन पीरियड 4 दिन से बढ़ जाएगा और 1,20,000 कॉस्ट लगेगा। तो हम लोगों को बताना है कि इसको कौन सा यूज़ करना चाहिए, कंसंट्रेशन बैंकिंग या फिर लॉक बॉक्स सिस्टम। कंसंट्रेशन बैंकिंग में इसको 2 दिन का बचत हो रहा था, लेकिन कॉस्ट लग रहा था 75,000। तो देखते हैं कि कितना सेविंग्स हो रहा है। तो सेविंग्स इन इंटरेस्ट, जितना ये अर्न कर सकता है 8%, उस पर 2 दिन का इंटरेस्ट ये बचा लेगा, लेकिन उसके बदले कॉस्ट लगेगा 75,000। देखते हैं, सेविंग्स इन इंटरेस्ट इज इक्वल टू 40 लाख इंटू 360। 40 लाख डेली था, 360 इसीलिए इंटू किए क्योंकि एनुअल हो जाए। तो 40 लाख इंटू 360 इंटू 8%, तो साल भर का इंटरेस्ट आ गया। लेकिन हम लोग तो 2 दिन का इंटरेस्ट बस बचा पा रहे हैं, तो इंटू 2/360, तो 6,40,000 का हम लोगों का फ़ायदा हो रहा है। 6,40,000 हम लोग सेव कर पा रहे हैं। तो उसमें से लेस कर देते हैं हम लोग कॉस्ट। 75,000 एनुअली लग रहा था, तो 75,000 कॉस्ट लगने के बावजूद भी नेट सेविंग्स हम लोग का 5,65,000 हो रहा है। ठीक है, अल्टरनेटिव 1 तो ठीक है, लेकिन अल्टरनेटिव 2 को भी देखते हैं। अल्टरनेटिव 2 में सेविंग्स इन इंटरेस्ट कितना होगा, 40 लाख इंटू 360 इंटू 8%। अब यहाँ पर 4 दिन हम लोग बचा रहे थे, तो इसीलिए इंटू किए 4/360। तो यहाँ पर हम लोग का सेविंग्स आया 12,80,000। उसमें से कॉस्ट लेस कर देंगे, जितना कॉस्ट हम लोग को लग रहा था 1,20,000 लग रहा था, तो हम लोग यहाँ पर लेस कर दिए, तो 11,60,000 हम लोग का तब भी
नेट सेविंग्स पर बचा। तो दिख ही रहा है कि बेटर हम लोग का होगा कि अगर लॉक बॉक्स सिस्टम हम लोग अपनाते हैं। सो वी रिकमेंड द कंपनी टू ऑप्ट फॉर लॉक बॉक्स सिस्टम सिंस इट रिजल्ट्स इन हायर नेट सेविंग्स। अब हम लोग बनाएंगे कैश बजट। कैश बजट एक तरह का कैश अकाउंट होता है जिसमें कि सबसे पहले हम लोग ओपनिंग कैश बैलेंस लिखते हैं, प्लस करते हैं जो भी रिसिप्ट है, फिर माइनस करते हैं जो भी पेमेंट्स है, तो हम लोग को क्लोजिंग बैलेंस मिल जाता है। ये हम लोग क्यों बनाते हैं कैश बजट? इसीलिए बनाते हैं ताकि हम लोग को मालूम चल सके कि कितना हम लोगों को आइडियल कैश रखना चाहिए अपने पास। अगर मेरे बजट में लग रहा है कि हमको कैश का शॉर्टेज होगा तो हम अपना कैश रखेंगे, और अगर हम लोग का बजट में लग रहा है कि शॉर्ट नहीं होगा और बहुत सारा रहेगा तब हम लोग कहीं इन्वेस्ट कर देंगे। सवाल को देखते हैं। सवाल में कहता है कि फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर में कितना कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर है वो दे दिया है, परचेस ऑफ मटेरियल्स दिया है, अदर एक्सपेंसेस दिया है, स्टेशनरी एंड वेजेस दिया है, इनकम टैक्स दिया है, परचेस ऑफ मशीनरी, यानी कि जो भी पैसा आ रहा है जा रहा है सब कुछ बता ही दिया है आपको। फिर लिखता है कंपनी डिज़ायर्स टू मेंटेन ए कैश बैलेंस ऑफ 15,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। कहता है कि 15,000 कैश हम लोग मेंटेन करना चाहते हैं। कैश कैन बी बोरोड और रिपेड इन द मल्टीपल्स ऑफ 500 एट एन इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम। मैनेजमेंट डज नॉट वांट टू बोरो कैश मोर देन व्हाट इज़ नेसेसरी एंड वांट्स टू रीपे एज अर्ली एज पॉसिबल। कहता है कि हर क्वार्टर में हम लोगों को 15,000 ऑप्टिमम कैश बैलेंस रखना ही है, मेंटेन करके चलना है। अगर हम लोगों का कैश बैलेंस कम हो जाता है तो उस समय हम लोग लोन ले लेंगे फटाक से, ताकि 15,000 हम लोगों का क्लोजिंग बैलेंस रहे। और जब भी हम लोग को बाद में ज़्यादा पैसा रहेगा, कैश सरप्लस रहेगा, तो हम लोग जल्दी से जल्दी लोन को रिपे करेंगे। तो चलिए अब हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ओपनिंग कैश बैलेंस क्वार्टर 1 का 10,000, उसमें से ऐड करेंगे हम लोग जो भी कलेक्शन हुआ है या जो भी रिसिप्ट हुआ है। तो यहाँ पर रिसिप्ट के नाम पे खाली कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स है, तो कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स लिख देंगे चारों क्वार्टर का। तो हम लोगों को मिल जाएगा कि कितना रिसिप्ट हुआ है। अब पेमेंट का बारी आया तो पेमेंट में लिख देंगे परचेस ऑफ मटेरियल्स, फिर अदर एक्सपेंसेस लिख देंगे, सैलरी एंड वेजेस लिख देंगे, इनकम टैक्स लिख देंगे, परचेस ऑफ मशीनरी लिख देंगे। तो हम लोगों को मिल जाएगा कि कितना क्लोजिंग बैलेंस होगा। तो यहाँ दिख रहा है ओपनिंग बैलेंस किए, ऐड किए रिसिप्ट, फिर लेस किए पेमेंट, तो हम लोग को क्लोजिंग बैलेंस मिल गया। पहला क्वार्टर में ही हम लोगों को नेगेटिव कैश बैलेंस मिला है 5,000 नेगेटिव। हम लोगों को बोला था कि 15,000 रखना ही पड़ेगा, अगर नहीं है तुम्हारे पास पैसा तो जल्दी से लोन ले लो। यहाँ पर हम लोग को 15,000 रखना है, लेकिन हम लोगों के पास तो -500 रुपीज़ बचा है, तो हम लोग यहाँ पर 20,000 का लोन ले लेंगे, तो फिर 15,000 आ जाएगा हम लोगों के पास। तो अब यहाँ जो 15,000 नेट कैश बैलेंस हुआ, यही नेट कैश बैलेंस क्वार्टर 2 में ओपनिंग कैश बैलेंस बन जाएगा। फिर वापस से ऐड करेंगे और पेमेंट को लेस करेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा। यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस क्वार्टर 2 का 15,000 है। इसका मतलब कि जितना कैश चाहिए था उतना ही है। तो इस केस में हम लोग ना लोन को लेंगे ना ही लोन को पे करेंगे। अब यहाँ पर भी क्लोजिंग कैश बैलेंस निकला 15,000, तो ये 15,000 हम लोग का क्वार्टर 3 में भी चला जाएगा। 15,000 ओपनिंग कैश बैलेंस बन के, उसमें से भी रिसिप्ट को ऐड करेंगे, पेमेंट को लेस करेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा। अब यहाँ निकला है 25,000। तो यहाँ पर देखिए कि हम लोगों को 15,000 रखना था, लेकिन अभी है 25,000, यानी कि ज़्यादा है। तो सबसे पहले लोन को रिपे कर देते हैं। याद रखिएगा, लोन जब भी रिपे करेंगे तो लोन को हम लोग उसका इंटरेस्ट के साथ ही रिपे करेंगे। तो ट्रायल एंड एरर से पता करेंगे कि कितना हम लोग को लोन रिपे करना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए तो हम लोग के पास 25,000 रुपये बचा है, जिसमें से कि 15,000 तो एटलीस्ट रखना ही रखना है लास्ट तक। तो कितना हम लोग लोन रिपे के लिए यूज़ कर सकते हैं? 10,000, सिर्फ 10,000 ही लोन रिपे के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो 9,000 लोन का दे देते हैं और उसका इंटरेस्ट जो होगा वो दे देते हैं, तो 9,000 लोन रिपे हो जाएगा और 9,000 पे कितना इंटरेस्ट लगता है उतना इंटरेस्ट दे देंगे। लेकिन याद रहे कि यहाँ इंटरेस्ट 9 मंथ का ही लगेगा। क्यों? 9,000 इंटू 10% इंटू 9/12, 9 मंथ का क्यों लगा? 9 मंथ का इसीलिए लगा क्योंकि ये क्वार्टर 3 का एंड में है। क्वार्टर 3 का एंड तक 9 महीना होता है, तो 9 महीना तक का हम लोग इंटरेस्ट पे कर दिए। 9,000 का 10% इंटू 9/12, 675 निकल के आता है, तो उसको भी हम लोग लेस कर दिए। दोनों को लेस किए यानी कि पेमेंट किए, तो हम लोगों को नेट क्लोजिंग बैलेंस निकला 15,325। ये जो नेट क्लोजिंग बैलेंस है यही ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा क्वार्टर 4 में। और वापस से हम लोग रिसिप्ट को जोड़ेंगे, पेमेंट को लेस करेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा। यहाँ पर मिल रहा है 35,925, तो बहुत सारा पैसा है। तो हम लोग लोन रिपे कर देते हैं। 11,000 और लोन रिपे करना था, तो 11,000 लोन रिपे कर देंगे और 11,000 में जितना भी इंटरेस्ट था वो भी पे कर देंगे। 1100, 11,000 का 10%, तो फिर भी हम लोग का नेट क्लोजिंग बैलेंस बचेगा 23,825। और यहाँ पर ये सवाल ख़त्म होता है। इस सवाल में भी
कैश बजट निकालने के लिए कहा है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ओपनिंग कैश बैलेंस, ऐड करेंगे जो भी रिसिप्ट इन कैश है और फिर लेस करेंगे जो भी पेमेंट्स इन कैश है, तो हम लोगों को क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा। तो यही हम लोग को करना है, हम लोग देखना है कि कहाँ कहाँ से कैश आ रहा है और कहाँ कहाँ कैश जा रहा है और कितना जा रहा है या फिर कितना आ रहा है। तो सवाल में नवंबर, दिसंबर और जनवरी का प्रॉफिट स्टेटमेंट दे दिया गया है। सेल्स माइनस COGS, ग्रॉस प्रॉफिट आया, उसमें से लेस कर दिया एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस एंड इंटरेस्ट, फिर आया नेट प्रॉफिट। अब इसके साथ हम लोग को लिखा है कि बजटेड बैलेंस एट द एंड ऑफ ईच मंथ कितना है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट देखिए, पहले 300 था, फिर 700 हो गया, यानी कि अगले मंथ में हम लोग 400 का शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट खरीद के ले आए हैं, तो यहाँ रिसिप्ट होगा। इसके बाद डेटर्स, स्टॉक और क्रेडिटर्स, अदर क्रेडिटर्स, सबका क्लोजिंग बैलेंस दिया है। डिविडेंड ड्यू है वो भी दिया है, टैक्स ड्यू है वो भी दिया है, और फिर कैश इन हैंड एट बैंक कितना है 1 नवंबर में वो भी दिया है। फिर कहता है कि डेप्रीसिएशन 60,000 का बजटेड एक्सपेंडिचर में इंक्लूडेड है, यानी कि जो बजटेड प्रॉफिट स्टेटमेंट दिया हुआ है उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है उसमें डेप्रीसिएशन का खर्चा भी जुड़ा हुआ है। तो कोई बात नहीं, जब पेमेंट करेंगे तो डेप्रीसिएशन का खर्चा को हटा देंगे तब पेमेंट करेंगे, क्योंकि वहाँ तो कैश का पेमेंट नहीं होगा, डेप्रीसिएशन तो नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। इसके बाद कहता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर 8 लाख का हम लोग करने वाले हैं दिसंबर को, और प्लांट एंड मशीन को एक बेचने भी वाले हैं जनवरी को 50,000 का। तो इनडायरेक्टली आपको सारा डेटा दिया गया है कि कहाँ कहाँ पर पेमेंट होगा या फिर हुआ है, या कहाँ कहाँ से रिसिप्ट आया है या फिर आएगा। यहाँ पर 2 चीज़ मिसिंग है, डेटर से कितना कलेक्शन हुआ है और क्रेडिटर को कितना पेमेंट करे हैं, ये चीज़ हम लोग नहीं जानते हैं। कुछ तो पेमेंट हम लोग करे होंगे, कुछ तो हम लोग पेमेंट लिए होंगे। ऐसा क्यों हम सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखिए डेटर्स का और स्टॉक्स का, क्रेडिटर्स का वैल्यू दिया है। अगर डेटर्स का वैल्यू चेंज हो रहा है इसका मतलब कि कुछ तो पेमेंट भी हो रहा होगा, और देखिए क्रेडिटर्स का भी वैल्यू चेंज हो रहा है, इसका मतलब कि कुछ पेमेंट कर भी रहे होंगे। तो वर्किंग नोट में हम लोग पहले निकाल लेते हैं कलेक्शन ऑफ डेटर और पेमेंट टू क्रेडिटर्स। कलेक्शन ऑफ डेटर कैसे मालूम चलेगा, ओपनिंग डेटर को जोड़ देंगे सेल्स के साथ और लेस कर देंगे क्लोजिंग डेटर। ओपनिंग डेटर प्लस सेल्स माइनस क्लोजिंग, तो इससे निकल के आएगा कि हम लोगों को कितना पेमेंट हुआ है, कलेक्शन हुआ है। तो हम लोगों ने वही करा और कलेक्शन मिला हम लोग को 2070, 1900, 1850। चलिए कलेक्शन ऑफ डेटर तो मालूम चल गया, अब हम लोग पेमेंट टू क्रेडिटर्स निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, पेमेंट कितना किए हैं क्रेडिटर को, जैसे डेटर निकाले वैसे ही क्रेडिटर भी निकाल लेंगे। ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर, निकल के आ जाएगा पेमेंट। लेकिन यहाँ पर परचेस ही तो नहीं दिया है, जब डेटर निकाल रहे थे तभी सेल्स दिया हुआ था, लेकिन क्रेडिटर निकाल रहे हैं तो परचेस नहीं दिया है। तो परचेस नहीं दिया तो परचेस को निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे परचेस को, परचेस नहीं दिया है तो क्या होगा, COGS तो दिया है और ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों दिया है, तो COGS में ऐड कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक, तो मिल जाएगा परचेस। और जैसे ही परचेस मिल गया तो हम लोग उसमें ओपनिंग क्रेडिटर को जोड़ेंगे और लेस कर देंगे क्लोजिंग क्रेडिटर को, तो हम लोग को पेमेंट कितना करे हैं वो मालूम चल जाएगा। तो हम लोग को 2 चीज़ मिसिंग था वो मालूम चल गया। अब हम लोग कैश बजट बनाते हैं। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी में सबसे पहले हम लोग ओपनिंग कैश बैलेंस लिख देंगे नवंबर का 545 क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसके बाद एक आइटम है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। इसको देखिए कि 1 नवंबर को ये 300 था और 1 दिसंबर को ये 700 हो गया, यानी कि 400 हम लोग खरीदे होंगे, खरीदे हैं मतलब कि पेमेंट किए होंगे, तो पेमेंट में हम लोग 400 लिख देंगे परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसके बाद अगला है डेटर्स, यानी डेटर्स से हम लोग अभी निकाले कि कितना कलेक्शन हुआ है। कलेक्शन हुआ तो हम लोग का ये रिसिप्ट है, तो रिसिप्ट में हम लोग जोड़ देंगे कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 2070, 1900, 1850। उसके बाद तीसरा स्टॉक है, चौथा है ट्रेड क्रेडिटर। क्रेडिटर को हम लोग पेमेंट किए हैं, देखिए कितना पेमेंट किए हैं अभी निकाले थे हम लोग 1645, 1355 और 1280। तो ये सबको हम लोग पेमेंट साइड में लिख देंगे तीनों मंथ में। उसके बाद अगला आइटम है डिविडेंड ड्यू। डिविडेंड में कोई भी चेंज नहीं है। टैक्स ड्यू, टैक्स में भी कोई चेंज नहीं है। उसके बाद आप देखिए कि डेप्रिसिएशन बोल रहा है कि 60,000 का डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है बजटेड एक्सपेंडिचर में। तो बजटेड एक्सपेंडिचर हम लोगों का कितना हुआ था 315, 270 और 255। तो हर मंथ में हम लोग 60-60 लेस कर देंगे तो निकल के आएगा 255, 210 और 195। तो ये सब तो पेमेंट हुआ है, तो पेमेंट साइड में हम लोग इसको लिख देंगे। उसके बाद अगला कहता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा दिसंबर को 8 लाख का। 8 लाख का कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, यानी कि पैसा जाएगा 8 लाख।
तो 8 लाख हम लोग लेस कर देंगे कब, दिसंबर महीने में। इसके बाद कहता है कि 50,000 का प्लांट एंड इक्विपमेंट बेचने वाले हैं जनवरी को। तो जनवरी में हम लोगों का पैसा आएगा 50,000, तो हम लोग ऐड कर देंगे रिसिप्ट में, सेल ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट 50,000। अगर आप ध्यान से देखें तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हम लोगों का 300 से 700 हो गया था, यानी कि 400 खरीदे थे, लेकिन फिर 700 से जीरो हो गया है, यानी कि हम लोग बेच भी दिए हैं। तो हम लोग बेचे कब हैं, 1 दिसंबर को। तो दिसंबर में हम लोग रिसिप्ट में ऐड कर देंगे 700। तो इस तरह से हम लोग का कैश बजट बना। सबसे पहले नवंबर का ओपनिंग कैश बैलेंस लिखा और जो भी इन्फॉर्मेशन था सबको डाला हम लोगों ने रिसिप्ट में और पेमेंट में। इसके बाद हम लोग नवंबर का क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे, ओपनिंग प्लस रिसिप्ट माइनस पेमेंट। तो क्लोजिंग बैलेंस निकला 315। ये क्लोजिंग बैलेंस नवंबर का था, तो दिसंबर का यही ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। और जैसे ही दिसंबर का ओपनिंग बैलेंस में 315 लिखे, वापस से ऐड करेंगे सारा रिसिप्ट, लेस करेंगे सारा पेमेंट, तो क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा। ये दिसंबर का क्लोजिंग बैलेंस है। इसका मतलब कि जनवरी का ओपनिंग बैलेंस हुआ, तो जनवरी के ओपनिंग बैलेंस में लिख देंगे 65। वापस से रिसिप्ट को ऐड करेंगे, पेमेंट को लेस करेंगे, तो क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा और कैश बजट पूरा हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून का सेल्स, मटेरियल्स, ओवरहेड, वेजेस सब दे दिया आपको। कह रहा है कि सेल्स 10% कैश है और 90% क्रेडिट सेल है। जो क्रेडिट सेल है इसका मतलब डेटर्स 50% अगले महीने देगा और बाकी जो 50% है वो अगले के अगले महीने देगा। इसका मतलब 50% नेक्स्ट मंथ में देगा, 1 मंथ बाद, और बाकी जो 50% है वो 2 मंथ बाद देगा, अगले अगले महीने देगा। फिर क्रेडिटर्स फॉर मटेरियल को जो हम लोग को पेमेंट करना है वो 2 मंथ बाद करेंगे, 2 मंथ बाद करेंगे। और वेजेस को जो पेमेंट करना है वो 1/4 करेंगे अगले महीने। इसका मतलब कि 3/4 करेंगे इस महीने और 1/4 करेंगे अगले महीने, फिर 3/4 करेंगे इस महीने, फिर 1/4 करेंगे अगले महीने। फिर ओवरहेड किया है, ओवरहेड 1/2 मंथ। इसका मतलब कि ओवरहेड आधा इस महीने करेंगे, आधा अगले मंथ, ओवरहेड आधा इस महीने करेंगे, आधा अगले मंथ। फिर बोला कि कैश एंड बैंक बैलेंस 1 अप्रैल को 60,000 है। इसका मतलब कि ओपनिंग बैलेंस आपको दे दिया है। फिर कुछ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि प्लांट और मशीनरी हम लोग इंस्टॉल करेंगे फरवरी को, जिसका कॉस्ट होगा 9,60,000, जिसका मंथली इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होगा 12,000 करके अप्रैल से। तो अप्रैल के बाद हम लोग को पेमेंट करना पड़ जाएगा इसका, प्लांट और मशीनरी का इंस्टॉलमेंट का। फिर बोला कि डिविडेंड 5% में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, जो कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 12 लाख का है, इसका 5% हम लोग को डिविडेंड देना पड़ेगा और ये हम लोग 1 जून को पेमेंट करेंगे। फिर एडवांस हम लोग को मिलेगा ऑन सेल ऑफ व्हीकल्स 90,000 जून में मिलेगा। फिर डिविडेंड हम लोग रिसीव करेंगे इन्वेस्टमेंट से, जो कि 10,000 का रहेगा और वो हम लोग को जून में मिलने का आशा है। और इनकम टैक्स हम लोग को पे करना पड़ेगा जून में 20,000 का। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले वर्किंग नोट खत्म करेंगे, जो भी थोड़ा सा टेढ़ा एडजस्टमेंट है उसको ठीक करेंगे। सबसे पहले फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून का सेल्स लिखेंगे। 10% कैश सेल है तो 10% कैश सेल लिख लेंगे। याद रखिएगा ये जो 10% कैश सेल है ये रिसिप्ट में जाएगा ऑफ कैश बजट। जैसे ही टोटल सेल में क्रेडिट कैश सेल मिल गया, वैसे क्रेडिट सेल भी मिल जाएगा। क्रेडिट सेल जहाँ मिला तो बोला था कि इसका 50% हम लोग अगले महीने देते हैं और बाकी जो 50% है वो अगले का अगले महीने देते हैं, 2 महीने बाद देते हैं। तो वैसे ही हम लोगों ने लिखा, जो फरवरी का था आधा दिया मार्च में, आधा दिया अप्रैल में। फिर जो मार्च का था वो आधा दिया अप्रैल में, आधा दिया मई में। जो अप्रैल का था वो आधा दिया मई में, आधा दिया जून में। तो उस तरह से हम लोगों ने लिख लिया। फिर टोटल कर दिया कि कितना हम लोगों को डेटा से कैश मिला है। फिर अगला था कि मटेरियल जब हम लोगों ने परचेज़ किया था तो वो लिख लिया। और पेमेंट जब हम लोग मटेरियल का पेमेंट कर रहे हैं वो 2 महीने बाद कर रहे हैं, तो 2 महीने बाद 2 महीने बाद 2 महीने बाद हम लोगों ने लिख लिया। फिर वेजेस था, वेजेस में 3/4 इस महीने देंगे और 1/4 आगे महीने में देंगे। तो उसी तरह से हम लोगों ने लिख लिया। फरवरी में जितना था 30,000 का 3/4 हम लोगों ने इस महीने दिया, 22,500, और 1/4 अगले महीने दिया। इस प्रकार से हम लोग मार्च, अप्रैल, मई, जून का भी निकाल लिए। फिर ओवरहेड जो था, ओवरहेड आधा इस महीने दे रहे थे, आधा आधा अगले महीने। तो उस प्रकार से ओवरहेड का भी हम लोग निकाल लिया। यहाँ पेमेंट पेमेंट मालूम चल गया, पेमेंट किए ओवरहेड का, पेमेंट किए वेजेस का, पेमेंट किए मटेरियल का। तो ये तीनों पेमेंट जाएगा कहाँ, पेमेंट साइड ऑफ कैश बजट। और जो कैश सेल था और कलेक्शन फ्रॉम डेटा था ये जाएगा रिसिप्ट ऑफ कैश बजट। तो अब कैश बजट बनाते हैं हम लोग। अब सिंस क्वेश्चन के पहले लाइन में ही कहा था कि प्रिपेयर ए कैश बजट फॉर द 3 मंथ एंडिंग 30 जून फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो 30 जून यानी जून का बनेगा, मई का बनेगा, अप्रैल का बनेगा। अप्रैल में जून का कैश बजट बनाएंगे। सबसे पहले अप्रैल का ओपनिंग लिखेंगे, फिर रिसिप्ट लिखेंगे। रिसिप्ट में कैश सेल हुआ तो कैश सेल लिख लिया, डेटर्स था तो डेटर्स लिख दिया। और फिर याद रखिए क्वेश्चन में था कि हम लोग व्हीकल का एडवांस जब लिए थे वो जून था, तो जून में लिए थे, और डिविडेंड हम लोग को मिलने वाला था जून में, तो जून में लिख दिया हम लोगों ने। अब पेमेंट साइड में क्रिएटर को पेमेंट किया तो क्रिएटर का पेमेंट लिख दिया, वेजेस को पेमेंट किया तो वेजेस का लिख दिया, ओवरहेड का पेमेंट किया तो ओवरहेड का लिख लिए। ये सारा हम लोग वर्किंग नोट से निकाले थे। और इंस्टॉलमेंट ऑफ मशीन का हम लोग इंस्टॉलमेंट देने वाले हैं अप्रैल से 12,000 करके, तो वो हम लोगों ने लिख लिया। फिर हम लोगों को प्रेफरेंस डिविडेंड मिलने वाला था 12 लाख का 5%, और ये हम लोग एक्सपेक्टेड था कि जून में मिलेगा, तो जून में हम लोग लिख लिया। एडवांस टैक्स भी पेमेंट किया था 20,000 का,
तो वो भी हम लोगों ने जून में ही पेमेंट करा है तो जून में लिख दिया। तो इस प्रकार से हम सबसे पहले अप्रैल का क्लोजिंग कैश निकालते हैं। कैसे निकलेगा? ओपनिंग प्लस रिसिप्ट का टोटल माइनस पेमेंट का टोटल। तो निकल गया क्लोजिंग कैश 47,500। ये जो क्लोजिंग कैश ऑफ अप्रैल है वो मई का ओपनिंग कैश हो जाएगा। तो ओपनिंग बना, फिर ओपनिंग ऑफ मे प्लस टोटल ऑफ रिसिप्ट ऑफ मे माइनस टोटल ऑफ पेमेंट ऑफ मे। तो निकल गया क्लोजिंग कैश ऑफ मे 46,000। वैसे ही जून का भी निकाल दिया हम लोगों ने। यहाँ से कैश बजट ये वाला भी खत्म हो गया। तो एक सिंपल ट्रिक है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व करो तो आप लिख लो सारे पॉइंट्स में कि ये रिसिप्ट में जाएगा, पेमेंट में जाएगा, रिसिप्ट में जाएगा, पेमेंट में जाएगा, और किस पे आपको वर्किंग नोट बनाना है वो भी आप टिक मार लो। फिर वर्किंग नोट बनाओ और फिर सारा को पोस्ट करो। बस इतना ही तो था। आगे आने वाले क्वेश्चन के लिए हम लोग को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए। चलिए इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं। इस कॉन्सेप्ट का नाम है कैश कन्वर्जन साइकिल या फिर ऑपरेटिंग साइकिल। इसमें क्या होता है कि हम लोग रॉ मटेरियल ख़रीदे तो पैसा दे दिए, फिर ये रॉ मटेरियल को हम लोग बनाएंगे फिनिश्ड गुड के बाद इसको बेचेंगे, और बेचने के बाद हम लोग को कलेक्शन होगा। तो कितना दिन में हमारा पैसा वापस लौट के आया, उसको हम लोग कहते हैं कैश कन्वर्जन साइकिल। It denotes the time gap between the date of payment for purchase of raw materials and date of collection from customers. In other words, it denotes the time period during which the cash remains stuck in day-to-day operation of the company. It comprises of raw material holding period, WIP holding period, FG holding period, debtor collection period और creditor collection period। तो कितना दिन में हम लोगों को पैसा वापस मिलेगा, इसको हम लोग कैश कन्वर्जन साइकिल कहते हैं या फिर ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम लोग डे टू डे ऑपरेशन कर रहे हैं, उसमें हम लोग का पैसा फंस गया है, वो पैसा हम लोग को वापस मिलेगा, कितना दिन में मिलेगा, इसी को ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं या फिर कैश कन्वर्जन साइकिल कहते हैं। इसको कैसे निकालते हैं? 1 2 3 4 -5। 1 है यहाँ पर रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, 2 है यहाँ पर WIP होल्डिंग पीरियड, 3 है यहाँ पर FG होल्डिंग पीरियड, 4 है यहाँ पर डेटर कलेक्शन पीरियड, और 5वां क्रेडिटर कलेक्शन पीरियड। ये तो निकला हम लोगों का कैश कन्वर्जन साइकिल। अब दूसरा है कैश टर्नओवर। कैश टर्नओवर का मतलब कि साल में कितना बार हमारे पास पैसा घूम करके आ जाता है, कितने बार घूम करके आ जाता है। तो हम लोग जो शुरुआत में निकाले कैश कन्वर्जन साइकिल में कि कितना दिन तक हम लोग के पास पैसा फंसा हुआ रहता है, तो हम लोग मालूम चल गया कि एग्जांपल में ले लीजिए 120 दिन में हम लोगों का पैसा वापस घूम जाता है। तो कितना बार घूमेगा एक साल में? तो 360 से डिवाइड कर देंगे, 360 डिवाइड बाय कैश कन्वर्जन साइकिल, तो हम लोग को मालूम चल जाएगा कि कितना बार हम लोगों का पैसा घूमेगा। इसीलिए तो उसको बोलते हैं कैश टर्नओवर। तो चलिए अब सवाल देखते हैं, बहुत इजी रहेगा अब सवाल देखना। तो यहाँ पर बहुत सारा सवाल पूछा है। सबसे पहले कहता है कि ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड निकालो, यानी कि कैश कन्वर्जन साइकिल। तो हम लोग कैसे निकालते हैं? रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड प्लस WIP होल्डिंग पीरियड प्लस FG होल्डिंग पीरियड प्लस डेटर कलेक्शन पीरियड माइनस क्रेडिटर पेमेंट पीरियड। सारा कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, वही हम लोग ऐड लेस कर देंगे, आ जाएगा 80 डेज़, यानी कि 80 दिन तक हम लोग का पैसा फंसा हुआ रहता है, फिर वापस हम लोग को मिल जाता है। दूसरा सवाल में बोल रहा है नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, साल में कितना बार ये ऑपरेटिंग साइकिल होगा। तो 360 बाय 80 कर देंगे तो 4.5 टाइम्स हम लोग का कैश कन्वर्जन साइकिल होगा। तीसरा क्वेश्चन में कहता है कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना होगा ऑन कैश कॉस्ट बेसिस। मतलब कहता है कि जब 80 दिन तक हम लोग का पैसा फंसा हुआ रहेगा ना, तो उस समय हम लोग को वर्किंग कैपिटल कुछ तो रखना पड़ेगा, तो कितना रखना पड़ेगा वो बताइए, लेकिन कैश कॉस्ट के हिसाब से बताइए, यानी कि डेप्रिसिएशन ने मत लीजिएगा इसमें। तो देखते हैं कि एनुअल कितना ऑपरेटिंग कॉस्ट लगता है। तो 21 लाख है एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट, जिसमें कि डेप्रिसिएशन भी है 2,10,000 का। तो कैश कॉस्ट के बेसिस पर निकाल रहे हैं ना, तो डेप्रिसिएशन को लेस कर देंगे। तो 21 लाख में 2,10,000 लेस कर दिए, जितना आया उतना वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है हम लोगों का पूरा साल का। लेकिन हम लोग को पूरा साल का नहीं चाहिए, बस 80 दिन के लिए चाहिए। तो डिवाइड कर देंगे 360 से, इंटू कर देंगे 80 से, तो 4,20,000 आएगा, यानी कि हम लोग का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 4,20,000 है। फोर्थ क्वेश्चन में कहता है कि कंपनी मार्केट प्लेस में लीडर है, तो कोई भी क्रेडिट सेल इसको करना नहीं पड़ता है, सबको प्री पेमेंट करके जाता है, यानी कि इसका जो डेटर कलेक्शन पीरियड है वो 0 है। आपको निकालना है रिवाइज्ड कैश कन्वर्जन साइकिल। पहला नंबर में हम लोग कैश कन्वर्जन साइकिल निकाल के आए हैं, यहाँ पर रिवाइज्ड कैश कन्वर्जन साइकिल निकालने के लिए कह रहा है जब यहाँ पर डेटर कलेक्शन 0 है, क्योंकि डेटर है ही नहीं, सबको प्री पेमेंट कर दे रहा है। तो निकालते हैं कैश कन्वर्जन साइकिल। सिंपल फार्मूला है हम लोग के पास, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड प्लस WIP होल्डिंग पीरियड प्लस FG होल्डिंग पीरियड प्लस
डेटर होल्डिंग पीरियड हम लोग जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ डेटर होल्डर पीरियड 0 है तो 0 ही जोड़ देंगे। फिर माइनस कर देते हैं क्रेडिटर पेमेंट पीरियड यानी 60, तो 35 डेज निकल के आया। फिर कहता है कि ये भी बताओ कि कितना वर्किंग कैपिटल अब होगा रिवाइज्ड। तो अब 35 दिन के लिए हम लोग को पैसा चाहिए, तो 21 लाख माइनस 2,10,000 अपॉन 360 इंटू 35 डेज, तो निकल के आ जाएगा हम लोग का एवरेज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब देखिए कि यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है दोनों में। पहले वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट था 4,20,000, अब सिर्फ 1,83,750 का ही है। जो डिफरेंस है उसमें हम लोग इंटरेस्ट सेव कर सकते हैं। अब ये सवाल में सबसे पहले कहता है कि डेटर कलेक्शन पीरियड 80 डेज़ है, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड 100 डेज़ है और क्रेडिटर का पेमेंट पीरियड है 60 डेज़। एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट भी दिया है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है। आपको पहले में निकालना है कैश साइकिल और कैश टर्नओवर। कैश साइकिल का मतलब वही ऑपरेटिंग साइकिल या फिर कैश कन्वर्जन साइकिल। बस हम लोग यहाँ पर सिंपल फार्मूला को पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। आंसर आया 120 दिन। इसके बाद कैश टर्नओवर भी निकालना था। कैश टर्नओवर का मतलब कितना बार कैश टर्न होकर आ रहा है, 120 दिन बाद टर्न होता है, तो साल में कितना बार ऐसा होगा, तो 360 अपॉन 120 यानी 3 टाइम्स कैश टर्नओवर होगा। दूसरा सवाल में आपको बोल रहा है कैश नीडेड टू मेक पेमेंट एज दे फॉल ड्यू, यानी कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आपको पूछ रहा है। तो एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट 181,20,000 है, तो ये तो 360 दिन के लिए है, तो 120 दिन के लिए कितना कॉस्ट लगेगा, 60,40,000। यही कॉस्ट तो हम लोग का रिक्वायरमेंट है। तो एवरेज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना हुआ, 181,20,000 अपॉन 360 इंटू 120 डेज इज इक्वल टू 60,40,000। कहता है कि अगर हम लोग इन्वेंट्री का जो होल्डिंग पीरियड है 100 दिन, उसको अगर हम लोग कम करके 70 दिन कर दें तो उस केस में हम लोग का सेविंग्स कितना होगा। तो यहाँ पर रिवाइज्ड कैश कन्वर्जन साइकिल निकालेंगे। 80 + 70 - 60, 90 दिन निकल के आया। इसका मतलब कि बस 90 दिन के लिए पैसा फंस रहा है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी 90 दिन का ही होना चाहिए। तो 181,20,000 अपॉन 360 इंटू 90 डेज, तो 4,53,000 हम लोगों का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आया। पहले वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए था, 60,40,000, अब कितना चाहिए 4,53,000। तो कितना हम लोग बचा लिए, कितना रिडक्शन हुआ, 15,10,000। तो 15,10,000 पे 8% इंटरेस्ट बचाएंगे हम लोग, और कितना दिन के लिए बचाएंगे, पूरे साल के लिए ही बचाएंगे। इसीलिए 15,10,000 का 8% आया 1,20,800। एक बार इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लें। इस सवाल में कह रहा है कि कैश टर्नओवर 4.5 टाइम्स है और एनुअल कैश आउटफ्लो 1,75,000 है। हम लोग क्या कर सकते हैं ना कि क्रेडिटर को 20 दिन लेट से पेमेंट कर सकते हैं, जिसमें कि एडिशनल 700 रुपये खर्चा होगा, लेकिन 20 दिन हम लोग को टाइम मिल जाएगा इंटरेस्ट कमाने का। तो क्या यह बेनिफिशियल है जब हम लोगों को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 8% मिल रहा हो। तो 1,75,000 हम लोग खर्चा कर रहे हैं, तो 1,75,000 पे 8% हम लोगों को मिलता है इंटरेस्ट। तो 20 दिन का इंटरेस्ट देखते हैं कि 20 दिन में हम लोग कितना कमाएंगे। तो 1,75,000 इंटू 8% इंटू 20/360, तो 778 निकला हम लोगों का इनकम। हम लोग इतना कमा सकते हैं अगर 20 दिन का डिले करवा देते हैं तो। लेकिन 20 दिन का डिले करने से हम लोगों को कॉस्ट भी बियर करना पड़ेगा 700 का। तो कॉस्ट अगर लेस कर दे, उसके बावजूद हम लोगों को नेट सेविंग्स 78 रुपीज़ का हो रहा है। यानी कि 20 दिन डिले करने से कमा रहे हैं 778 और खर्चा लग रहा है 700 का। इसका मतलब कि 78 रुपीज़ हम लोग का नेट सेविंग्स है, इसीलिए ये फ़ायदेमंद है। सो वी रिकमेंड द कंपनी टू स्ट्रेच द क्रेडिटर्स टू 20 डेज सिंस इट रिजल्ट्स इन नेट सेविंग ऑफ 78 रुपीज़। अब आने वाले 2 सवाल ऐसे सवाल हैं जो मुझे नहीं आते, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप किसी तरह से इसे बाद में प्रैक्टिस करके समझ जाएं, ये बेटर होगा। ये सवाल भी मैं नहीं समझ पाया हूँ, इसे भी आप एक बार प्रैक्टिस करके देख लें। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छा होगा। ये सवाल फ्लोटिंग का है। अगर आपने फ्लोटिंग का कॉन्सेप्ट को पढ़ा होगा तो ये वाला सवाल आपसे बन जाएगा। इस सवाल को अटेम्प्ट या फिर ट्राई ज़रूर कीजिए।